In the last video, you have seen the basics of GIT. ठीक है, आई होप कि ये एक ही दिन आप देख रहे होगे, ज़्यादा डिस्टेंस नहीं होगा. And if you have skipped any part from the basic video, please watch those video properly. उसे ठीक से समझ के लेना है. आपने अगर वो पार्ट सही से देखा होगा तभी आप ये सारी चीज़ें समझ सकते हो. ओके, विदाउट बेसिक्स ये मैकेनिज्म समझना डिफिकल्ट जाएगा. ओके, मैं पहले ही क्लियरली इंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ. So starting with the drugs which are acting against the peptic ulcer are the first one, the proton pump inhibitor, जो आपका मेन की प्लेयर या फिर मेन विलन है इस चैप्टर में. ओके, तो प्रोटॉन पंप आपको उसे टारगेट करना है एंड वी आर गोइंग टू सी हाउ वी आर डूइंग दिस. सो स्टार्ट करते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन से. ये आपकी समरी है. ठीक है, 4 लेयर्स, सेल्स इन्वॉल्व, यहाँ तक आपने देखा. पैराइटल सेल्स कैसे काम करते हैं एसिड सीक्रेशन में वो देखा. प्रोटॉन पंप की प्रोसेस क्या है वो भी समझ में आया आपको. एंड नाउ वी आर हियर. नाउ इन द बुक, स्पेशली इन द केडीटी, मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, या फिर उससे भी छोटी बुक जो है, केडीटी इज अ शॉर्ट बुक, उससे भी कुछ छोटी बुक आपके पास आ चुके हैं अभी. ठीक है, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में ये मेंशन ही नहीं है कि हाउ ड्रग रीचेस टू द सेल. फर्स्ट क्वेश्चन नहीं मिलेगा आंसर, बहुत ढूंढने के बाद में आप बोल सकते हो. सेकंड क्वेश्चन, अगर वो ड्रग वहां पे आ रहा है तो हाउ इट इज गोइंग टू इनहिबिट. आप सिर्फ 2 चीजें बोल के छूट जाते हो कि ये कैटायनिक फॉर्म सल्फेनिक एसिड सल्फेनामाइड जनरेटेड प्रोटॉन को पंप को जाके अटैक करेगा और बात खत्म. बस इतना, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है. ठीक है, बट दिस इज द वेरी एब्रीवेट. इसे टेक्निकली रॉन्ग ही कहेंगे, इसे कम इंफॉर्मेशन तो बोल ही नहीं सकती, ये गलत इंफॉर्मेशन के कैटेगरी में जाता है. नाउ लेट्स स्टार्ट व्हाट हैपेंस. सबसे पहले आप एक बात क्लियरली समझ लो कि प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स आर द प्रोड्रग्स. ठीक है, इटसेल्फ देमसेल्फ दे आर नॉट एक्टिव एजेंट. ये खुद जाके बाइंड नहीं करेंगे, एक एक्टिव फॉर्म जनरेट होगा, वो पंप को जाके इनहिबिट करेगा. नाउ लेट्स सी हाउ इट हैपेंस. Now, when you are giving the proton pump inhibitors orally, okay, ये स्टमक से एब्जॉर्ब नहीं होते. एंड देन सेकंड थिंग यू हैव टू कंसीडर, इन्हें एसिडिक एनवायरनमेंट से प्रोटेक्ट करना होता है. ओके, बिफोर रीचिंग टू द एक्टिव साइट. मैंने क्या कहा, समझ में आया? आपको ड्रग को प्रोटेक्ट करना है. कब तक? जब तक वो ड्रग एक्टिव साइट तक पहुंच नहीं जाता. तो ये गलत फहमी मत पालो कि स्टमक हमारे एक्टिव साइट है, वो जो सरफेस रहेगा. नो, हमारा टारगेट गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के कैनालिकुलाई स्पेस में बैठा हुआ है, वहां तक पहुंचना है. और अगर आप ड्रग को स्टमक के एसिडिक एनवायरनमेंट में खुला छोड़ दोगे तो वो वहीं पे डिग्रेड होना है. ठीक है, सो ये पॉइंट क्लियर कर लो. और इसी वजह से प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स जब आप ओरली देते हो तो कंपल्सरी उन्हें एंटेरिक कोटेड फॉर्मुलेशन में देना पड़ता है. बात समझ में आई? यू आर गिविंग प्रोटॉन पंप इनहिबिटर इनटू द इन अ एंटेरिक कोटेड फॉर्म. इसके बाद में एंटेरिक कोटिंग है, यानी वो कहाँ पे डिसॉल्व होगी? इंटेस्टाइन में. सो दे आर एब्जॉर्ब फ्रॉम द इंटेस्टाइन और यहाँ से हो जाएंगे ब्लड में. एंड फ्रॉम द ब्लड सर्कुलेशन दे विल रीच द पैराइटल सेल. ओके, नॉट फ्रॉम द स्टमक. अभी इसके बाद में आपने गैस्ट्रिक ग्लैंड को समझा, दैट कंप्लीट स्ट्रक्चर. उसके बाद में ग्रुप ऑफ सेल्स. पैराइटल सेल्स का लोकेशन कहाँ पे? नेक रीजन में. नेक रीजन में जो पैराइटल सेल्स है, ओके, अब ये पैराइटल सेल्स का जो ग्रुप है, ओनली पैराइटल सेल्स, ये फोल्ड होता है. जब ये पैराइटल सेल्स फोल्ड हो रहे हैं तो इनके सेल मेम्ब्रेन के अराउंड एक स्पेस जनरेट होता है जिसे हम कहते हैं कैनालिकुलाई. ओके, बात समझ में आई? नाउ हमारा ड्रग जो है प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, ये कैनालिकुलाई स्पेस तक पहुंच जाता है. और इसका रास्ता कौन सा है? इंटेस्टाइन, ब्लड एंड कैनालिकुलाई स्पेस. यहां तक ये पहुंच गया. नाउ द ड्रग इज एक्युमुलेटेड इनटू द कैनालिकुलाई स्पेस. नाउ थोड़ा सा रुको. यहाँ पे एनवायरनमेंट कैसे रहता है कैनालिकुलाई स्पेस में? एसिडिक. क्यों? क्योंकि पैराइटल सेल्स नॉर्मल स्टेज में भी थोड़ा बहुत एसिड वहां पे सीक्रेट करता है. सो here is the acidic environment. And now जो आपका फेवरेट पार्ट है, into the acidic environment,
two configurations are generated. Okay, but समझो एसिडिक एनवायरनमेंट में सबसे पहले जो बेंजीमिडाजोल स्ट्रक्चर का हिस्सा रहता है उस हिस्से में एक नाइट्रोजन एटम है दैट अंडरगोज प्रोटोनेशन. ओके, हाँ, अभी इसका प्रोटोनेशन होने के बाद में जो स्ट्रक्चर बनता है ये मैंने ग्रीन कलर में लिखा है, दैट इज द प्रोटोनेटेड फॉर्म द सल्फेनिक एसिड. ओके, आपको स्ट्रक्चर में दिखाई दे रहा होगा. ओके, SOOH दैट इज द सल्फेनिक एसिड फॉर्म. अभी कोई रिएक्शन स्पेशली द प्रोटॉन के एक्सचेंज से रिगार्डिंग रहती है तो आपको pKa कंसिडर करना पड़ता है. ओके, सो यहाँ पे इस एक्सप्लेनेशन के बाद में एक pKa का टेबल आएगा, आपको वो समझ के लेना है. हुआ क्या, नाइट्रोजन एटम का प्रोटोनेशन, क्या जनरेट हुआ, सल्फेनिक एसिड. इसके बाद में होता है एसिड हाइड्रोलाइसिस, H2O का रिमूवल विद द हेल्प ऑफ एसिड और द प्रोटॉन. हम ये सब बॉडी के किस हिस्से में डिस्कस कर रहे हैं, इनटू द कैनालिक्यूलाई स्पेस. ये हिस्सा कैसा है, एसिडिक है. यहाँ पे प्रोटॉन्स की कमी नहीं है, ढेर सारे प्रोटॉन आयंस है वहां पे. पहले क्या किया इसने, प्रोटोनेशन किया. प्रोटोनेशन के बाद में क्या किया, एसिड हाइड्रोलाइसिस किया. ये एक रीअरेंजमेंट प्रोसीड होते जाता है उससे आगे. देन द नेक्स्ट स्ट्रक्चर जनरेटेड इज, ठीक है, एसिड हाइड्रोलाइसिस के बाद में सल्फेनामाइड. सल्फेनामाइड कॉन्फ़िगरेशन जो कि एक्टिव फॉर्म रहता है आपके प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स का, एंड दैट्स व्हाई प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स आर सेड एज द प्रोड्रग्स. दिस इज द एक्टिव फॉर्म. थोड़ा सा रुको, यहाँ पे भी पॉजिटिव चार्ज था, यहाँ पे भी पॉजिटिव चार्ज था. सो जब आप केडीटी पढ़ते हो उसमें सीधा सीधा दिया है 2 कैटायनिकली एक्टिव फॉर्म आर जनरेटेड, बट ये दोनों एक्टिव फॉर्म जो है इसमें से सल्फेनामाइड कॉन्फ़िगरेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द एसिड इनहिबिशन और यही बाइंड करता है, एक्सेप्ट इन केस ऑफ पेंटोप्राजोल ओनली, जहां पे ये दोनों फॉर्म की जरूरत पड़ती है. अदरवाइज इन अदर जो दूसरे एजेंट्स है उनके केस में ये फॉर्म आपके लिए सफिशिएंट है. ओके, नाउ दिस इज द थायोफिलिक कैटायनिक स्पीसीज. मैंने क्या बोला, इट इज अ थायोफिलिक कैटायनिक स्पीसीज, मतलब ये कैटायनिक है, पॉजिटिव चार्ज है. एट द सेम टाइम इट इज अ थायोफिलिक, यानी इसे एफिनिटी है टुवर्ड्स द सल्फर. ओके, दैट्स व्हाई इट इज सेड एज द थायोफिलिक. अब ये थायोफिलिक है तो क्या करेगा, ऑब्वियसली उसके अराउंड जहां कहीं पे भी सल्फर होगा, जिस कौन से भी स्ट्रक्चर के हिस्से में, ये वहां पे जाके बाइंड करेगा. ओके, नाउ मैं फिर से एक क्वेश्चन पूछता हूँ, हम बॉडी के किस हिस्से में ये सारी चीजें डिस्कस कर रहे हैं, इनटू द कैनालिक्यूलाई. कैनालिक्यूलाई में क्या मिलेगा, ज्यादा से ज्यादा एसिड. ओके, क्योंकि ये कैनालिक्यूलाई कहाँ पे प्रेजेंट है, पैराइटल सेल्स के अराउंड, यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा एसिड ही मिलेगा. सो उसके बाद में होता क्या है, अभी ये समझते हैं. कैनालिक्यूलाई स्पेस, इट इज प्रेजेंट अराउंड द पैराइटल सेल. एंड एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे नोट कर लो, we are not discussing this part into the cell. ये चीज काफी जगह पे, काफी YouTube वीडियोस में, might be into the book, might be into the notes, गलत दी गई है. This discussion is not into the cell, it is around the canaliculi space. means ये parietal cells के अराउंड जो कैनालिक्यूलाई स्पेस जनरेट होता है ये उसके रिगार्डिंग है. थोड़ा सा रुकते हैं, अभी मैं आता हूँ थोड़ा सा फ्लैशबैक में पैराइटल सेल्स के डिस्कशन पर. ठीक है, ये हिस्सा थोड़ी देर के लिए रुका देते हैं. हमारे पास पैराइटल सेल्स है. पैराइटल सेल्स की 2 मेम्ब्रेन रहते हैं, हमने डिस्कशन में देखा, ल्यूमिनल सेल मेम्ब्रेन एंड बेसोलैटरल सेल मेम्ब्रेन. जब प्रोटॉन पंप एक्टिव होता था तो उसमें क्या होता है, फर्स्ट वन सेल्यूलर चेंज, सेकेंड वन एंजाइमेटिक एक्टिवेशन. एंजाइम का एक्टिवेशन कैसे होता है, जब सेल स्टिमुलेट होता है सेल चेंज होगा और उस दरमियान एंजाइम का ट्रांसलोकेशन होगा फ्रॉम द इंटरनल वेसिकुलर मेम्ब्रेन्स टू द मेन ल्यूमिनल सेल मेम्ब्रेन. इतना समझ में आया? ठीक है, आपको रिकॉल करना है एंजाइम का एक्टिवेशन कैसे हुआ, बाय द ट्रांसलोकेशन प्रोसेस. और ये ट्रांसलोकेट हुआ यानी ट्रांसपोर्ट हुआ कहाँ पर, ल्यूमिनल सेल मेम्ब्रेन पे. एंड नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, ल्यूमिनल सेल मेम्ब्रेन
जब वो एसिड सीक्रेशन के लिए तैयार होती है तो इट इज फेसिंग टुवर्ड द कैनालिकुलाई स्पेस। इतना समझ में आया? और कैनालिकुलाई स्पेस मतलब क्या? इट इज अराउंड द पैराइटल सेल। अभी एक चीज समझ लो, हमारा एंजाइम जो है वो कहाँ पे है? ल्यूमिनल सेल मेम्ब्रेन पे, जो कैनालिकुलाई की तरफ मुंह करके खड़ा है। एट द सेम टाइम हमारा ड्रग कहाँ पे एक्यूमुलेट हुआ? इनटू द दिस स्पेस, और उसका एक्टिव फॉर्म भी कहाँ पे जनरेट हुआ? अगेन इनटू द कैनालिकुलाई। सो हमारा टारगेट ये है और हमारा ड्रग यहाँ पे है। सो दे आर नियर टू ईच अदर बट दे आर नॉट इनटू द सेल। बात क्लियर हुई कि नहीं? ओके अगर कंफ्यूज हो रहा हो तो इसे रिवाइंड करके देख लो, फिर भी समझ ना आए तो मुझे कांटेक्ट करो। ओके सो आवर टारगेट इज एट द सेल मेम्ब्रेन एंड आवर ड्रग इज इनटू द स्पेस अराउंड दैट सेल मेम्ब्रेन। अब ये काफी सिंपल करके बोला मैंने। मैं फिर से आता हूँ इस हिस्से की तरफ, आपको ये याद रखना है, ठीक है? दिस थायोफिलिक कैटायनिक स्पीसीज इज जनरेटेड which is sitting into the canaliculi space। मैं आता हूं अभी थोड़ा सा और आगे। एसिड सीक्रेशन के मैंने 3 स्टेप्स लिखे थे, एक सेल में चेंज होता है, दूसरा एंजाइमेटिक एक्टिवेशन और तीसरा था आयनिक ट्रांसपोर्ट। यहाँ पे हमने डिस्कस किया कि ये सारा सीक्वेंस होता है K+Cl- आगे चले जाते हैं, पीछे H+ बचता है, और इसे आगे कैनालिकुलाई स्पेस में यानी सीक्रेट करने के लिए हम किसकी मदद लेते हैं? इस एंजाइम की H+, K+, ATPase, जिसे प्रोटॉन पंप कहा जाता है। 2 सेगमेंट है, सॉरी हाँ 2 सब यूनिट्स है, अल्फा एंड बीटा। ये सारी चीजें आपको मैंने पिछले वीडियो में बता दी है, ठीक है? अभी जो एक्चुअल प्रोटॉन ट्रांसपोर्ट डोमेन है वो अल्फा के 5, 6, 7, 8 सेगमेंट में लोकेटेड है। होता क्या है कि इसका एक फॉर्म है, कन्फॉर्मेशनल फॉर्म, फॉर्म ए, जो साइटोसोल की तरफ फेसिंग करता है, ठीक है? यहाँ पे H3O+ बाइंड होगा। H3O+ मतलब क्या? जो हमारा प्रोटॉन है। ओके नाउ प्रोटॉन इज कन्वर्टेड इनटू द हाइड्रोनियम आयन फॉर्म। दिस हाइड्रोनियम आयन फॉर्म बाइंड्स टू द फॉर्म ए ऑफ एंजाइम, ठीक है? और जैसे ही ये बाइंड हो जाता है इसका कन्फॉर्मेशनल स्ट्रक्चर चेंज होता है एंड नाउ इट्स कन्वर्टेड इनटू द फॉर्म बी। और फॉर्म बी का फेस कहाँ पे रहता है? टुवर्ड द कैनालिकुलाई। यहाँ पे हाइड्रोनियम आयन का रिलीज हो जाएगा। ओके कंफ्यूज मत हो, ठीक से समझो। अभी हमारा एंजाइम कौन से फॉर्म में है? प्रोटॉन पंप फॉर्म बी में, जिसका फेस किस तरफ है? कैनालिकुलाई की तरफ। और ये कहाँ पे लोकेटेड है? ओवर द ल्यूमिनल सेल मेम्ब्रेन। अभी चीजों को कनेक्ट करो, आप कितने अच्छे से और कितना ध्यान देके सुन रहे हो ये अब समझेगा। कैनालिकुलाई में क्या है? सल्फेनामाइड, हमारा एक्टिव फॉर्म ऑफ ड्रग। अभी जब फॉर्म बी कैनालिकुलाई की तरफ फेस करता है तो उस वक्त क्या होता है? द सल्फेनामाइड बाइंड्स टू द एंजाइम एंड वेयर इनटू द प्रोटॉन ट्रांसपोर्ट डोमेन, और उसमें से भी जो थायोल कंटेनिंग सिस्टेन अमाइनो एसिड है, स्पेशली लोकेटेड एट द 813 एंड 822, इस लोकेशन पे हमारा ड्रग बाइंड होता है और यहाँ पे आपका प्रोटॉन पंप इनहिबिशन होता है। समझ में आया? ये सारा सीक्वेंस बेसिक वीडियो में बताया है, ठीक है? आपको अगर डिफिकल्ट हो रहा हो तो आपको वो हिस्सा पहले देखना पड़ेगा। फॉर्म ए कब इज द एंजाइमेटिक फॉर्म? जब हाइड्रोनियम आयन यहाँ पे कनेक्ट होगा वो चेंज होगा इस फॉर्म में। जब इस फॉर्म में मीन्स फॉर्म बी में कन्वर्ट हुआ तो हमारा ड्रग इमीडिएटली इसे अटैक करेगा। बट ये सब कहाँ पे हो रहा है? दैट इज द इम्पोर्टेंट पार्ट, इनटू द दिस स्पेस। और ये चीज गलत दी गई है मोस्ट ऑफ द वीडियोज में। ओके नाउ in this way your enzyme is activated। अभी this is the last step of proton pump secretion। आप कोई भी ACH इस्तेमाल करो या गैस्ट्रिन इस्तेमाल करो या हिस्टामाइन इस्तेमाल करो, यहाँ से आगे गाड़ी आगे बढ़ेगी ही नहीं। ओके ये सारी चीजें यहाँ पे स्टॉप होनी ही है, ठीक है? दैट्स वाई
proton pump inhibitor are the best known for the inhibition of acid secretion. ठीक है, ये बात आपको अच्छे से समझनी है. नाउ इसके बाद में आपके स्क्रीन पे कुछ जनरल चीजें आएगी जो आपको ठीक से पढ़नी है. ठीक है, एंड देन वी आर गोइंग टू स्टार्ट द H2 ब्लॉकर्स. एंड अगेन वन मोर इंस्ट्रक्शन, अगर आपने बेसिक का वीडियो नहीं देखा होगा तो आपको फिर से देखना पड़ेगा, अदरवाइज ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन नहीं समझेगा. अब तक आपने देखा व्हाट आर द प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, इट्स मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, द ड्रग्स इंक्लूडेड इट एंड इट्स यूजेस. ठीक है, चिफली इट इज यूज्ड फॉर द अल्सर कंडीशंस. ओके, नाउ हमारा नेक्स्ट कैटेगरी है वो है H2 ब्लॉकर्स. नाउ टू अंडरस्टैंड द मैकेनिज्म ऑफ H2 ब्लॉकर्स आपको पूरा एक्टिवेशन साइकिल समझना पड़ेगा. प्रोटॉन पंप के केस में क्या होता है, जो आखिरी की स्टेप रहती है एसिड सीक्रेशन की, वो स्टेप ब्लॉक होती है. बट इन केस ऑफ H2 ब्लॉकर्स वो साइकिल शुरू ही नहीं हो पाती. ठीक है, डायरेक्टली ब्लॉकेड होता है H2 रिसेप्टर्स पे. नाउ ऑब्वियसली एक माइंड में आ जाता है कि सर फिर प्रोटॉन पंप से तो H2 ब्लॉकर्स बेटर है, बट दैट इज नॉट द केस. ठीक है, प्रोटॉन पंप आर द बेटर एजेंट एंड दे आर द मेन स्टे ऑफ ulcer conditions. So now discussing about the H2 blockers. The examples are cimetidine, ranitidine, roxetidine and famotidine. ठीक है, ये सब H2 रिसेप्टर पे एक्ट करेंगे. अभी फिर से थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला हिस्सा शायद आपको इससे पहले वाले सेक्शन में महसूस हुआ होगा, दैट ल्यूमिनल और द कैनालिकुलर पार्ट. जो पैराइटल सेल है, पैराइटल सेल के अराउंड है कैनालिकुलर स्पेस, और उसमें से भी पैराइटल सेल मेम्ब्रेन का वो हिस्सा जो स्पेस को फेस करता है दैट इज द ल्यूमिनल सरफेस, और जो अगेंस्ट रहता है जिसके पीछे टिश्यू वाले जिसके सामने टिश्यू वाला हिस्सा आता है दैट इज द बेसोलैटरल मेम्ब्रेन. जब आप प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स की बात कर रहे हो, यू हैव टू कंसीडर दिस ल्यूमिनल सेल मेम्ब्रेन एट कैनालिकुलर स्पेस. ओके, ये चीजें आपको कंसीडर करनी. कब? एट द टाइम ऑफ प्रोटॉन पंप इनहिबिटर. इसके अगेंस्ट मींस अपोजिट साइड, ये अगर नॉर्थ पोल है तो साउथ पोल कुछ और रहेगा. तो जब आप H2 ब्लॉकर्स की बात कर रहे हो तो इसके अपोजिट जाना है एट द बेसोलैटरल मेम्ब्रेन, जिसे एंटी ल्यूमिनल मेम्ब्रेन भी कहा जाता है. So what happens when you are giving the H2 blockers, after the absorption this reaches to the basolateral membrane. वहां पे ये सीधा सीधा ब्लॉक करेंगे H2 रिसेप्टर को. So अभी समझ के लेते हैं H2 रिसेप्टर क्या चीज है. इट इज अ GS प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर. ठीक है, 7 ट्रांसमेम्ब्रेन हेलिकल स्ट्रक्चर रहता है. ओके, हम H2 रिसेप्टर की बात कर रहे हैं. हाउ मेनी सेगमेंट्स आर देयर? 7 ट्रांसमेम्ब्रेन हेलिकल सेगमेंट्स. ये आपने जी प्रोटीन के बेसिक्स में पढ़ा होगा. तो जब हिस्टामिन या फिर दिस H2 ब्लॉकर्स की आप बात करते हो तो इनकी जो बाइंडिंग साइट रहती है दैट इज लोकेटेड इन द ट्रांसमेम्ब्रेन सेगमेंट 3rd. ओके, वहां पे ये बाइंड करते हैं. नाउ अगर हम हिस्टामिन की बात कर रहे हैं तो हिस्टामिन इन रीजन में ऑक्यूपाई करता है बाइंडिंग के वक्त. एंड व्हाई, इसका मतलब अगर क्यों पूछो तो आपको SAR में आपने पढ़ा होगा कि दैट अल्फा नाइट्रोजन एटम जो स्ट्रक्चर पे आप देख रहे हो वो प्रोटोनेट होता है फिजियोलॉजिकल pH पे, और वो बाइंड करता है नेगेटिवली चार्ज अमाइनो एसिड पर. ठीक है, सो यहाँ पे हिस्टामिन और इन एजेंट्स की बाइंडिंग होती है दैट रिसेप्टर के. हमने एक बेसिक का लेक्चर लिया था ओवर द मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन, उसमें ये बेसिक्स पढ़ाए गए. अभी जब हिस्टामिन यहाँ पे बाइंड कर रहा है तो जो H2 ब्लॉकर्स है वो भी यहाँ पे आके रुक जाएंगे. दैट इज द रोल ऑफ एंटागोनिस्ट. ठीक है, टू ब्लॉक द एजेंट एदर कॉम्पिटेटिवली और नॉन कॉम्पिटेटिवली. सिमेटिडिन, रैनिटिडिन, रोक्साटिडिन, दीज आर द कॉम्पिटेटिव एजेंट. और नॉन कॉम्पिटेटिव वाला कौन सा है वो आप देख लो. ठीक है, नॉन फ्यूरॉन रिंग वाला एक एजेंट है जो नॉन कॉम्पिटेटिव एंटागोनिज्म दिखाता है. ओके, मैं फिर से आता हूँ यहाँ पर. So in the 3rd segment there is a aspartic acid residue. यहाँ पे आपका हिस्टामिन भी
बाइंड करता है और यहीं पे आपके एजेंट्स भी बाइंड करते हैं। नाउ अभी ब्लॉकेड कैसे होता है? अराउंड दिस एक्टिव साइट देयर इज अ हाइड्रोफोबिक सेगमेंट, ओके, अराउंड उसके इर्द गिर्द, और उसी के साथ में एक पार्ट रहता है दैट इज द हाइड्रोफिलिक सेगमेंट। ठीक है, आप इसके डिटेल्स में और अंदर जा सकते हो, ठीक है, बट मुझे इतना ही सफिशिएंट लगा। नाउ होता क्या है कि जब आपकी थेरेपेटिक एजेंट है जब यहाँ पे आके ट्रांसमेम्ब्रेन थर्ड पे एस्पार्टिक एसिड रेसिड्यू से इंटरैक्ट करते हैं, दे ऑक्यूपाई दिस हाइड्रोफोबिक पॉकेट। ओके, हिस्टामिन का स्ट्रक्चर है यहाँ पे, आप देख सकते हो कि अपार्ट फ्रॉम नाइट्रोजन अगर कुछ बाकी कुछ बचता है तो वो हाइड्रोकार्बन स्केलेटन है, दैट इज द हाइड्रोफोबिक। ठीक है, ऑब्वियसली वो किसके साथ इंटरेक्ट करेगा? हाइड्रोफोबिक सेगमेंट के साथ में। बट अगर आपका ड्रग हाइड्रोफोबिक पॉकेट या हाइड्रोफोबिक सेगमेंट ब्लॉक कर रहा है तो बचता क्या है? सिर्फ हाइड्रोफिलिक सेगमेंट, ये ओपन रहती है। और इसी के वजह से इन प्रेजेंस ऑफ एंटागोनिस्ट histamine is not able to bind with the receptor. ओके, और यहाँ पे आपका H2 ब्लॉकिंग का मैकेनिज्म है। और ब्लॉकिंग होने की वजह से क्या होगा? वही सेल्यूलर चेंज नहीं होगा, देन उसके बाद में एंजाइमेटिक एक्टिवेशन नहीं होगा, और अगर ये दोनों चीजें नहीं होगी तो जो लास्ट का स्टेप है आयोनिक ट्रांसपोर्ट और आयोनिक कंडक्शन, थर्ड एंड द मेन स्टेप, वो भी नहीं होगा। So this is the mechanism of H2 blockers. And now so we have discussed what are proton pump inhibitor, what is meant by H2 blockers, and we are going to skip the anticholinergic agent. ठीक है, एंटीकोलिनर्जिक का एक छोटा सा पैराग्राफ है वो आप पढ़ सकते हो, which anticholinergic and especially which receptor subtype is going to be targeted. ठीक है, now two categories are remaining, prostaglandin analog and ulcer protectives. ठीक है, now एक important चीज समझ लो कि if it is a ulcer the main therapy will be the proton pump inhibitor, second option will be H2 blockers. ठीक है, क्यों? इसका रीजन हमने समरी में प्रेजेंट किया है। now discussing the prostaglandin analog. Prostaglandin analog are basically used for the peptic ulcer or duodenal ulcer, and इसके बाद में अगर कहीं इनका मेन एप्लीकेशन होता है तो वो in case of older patient who are using NSAIDs on routine basis. ठीक है, NSAIDs काफी important हिस्सा रहता है हर थेरेपी का। ठीक है, NSAIDs देना ही पड़ता है। और अगर पेशेंट ओल्डर हो, मीन्स सीनियर सिटीजन हो, तो उस वक्त NSAID ट्रबल क्रिएट करेगा। तो आपको उसके प्रोफाइलैक्सिस के लिए या फिर उसके ट्रीटमेंट के लिए इसके वजह से जो अल्सर हो गए, प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग और ये चीजें इस्तेमाल होती है। नाउ व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग? दे इंक्रीजेस द म्यूकस सीक्रेशन, दे इंक्रीजेस द बाइकार्बोनेट आयन सीक्रेशन एंड दे अपोजेस द एसिड सीक्रेशन। ये इन तीन रीजंस के वजह से प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग आर यूज्ड इन द एसिड सीक्रेशन, सो in case of ulcer conditions. Now disadvantages, काफी टिपिकल डिसएडवांटेज है that poor patient acceptability due to the abdominal cramp or diarrhea or abortion. ठीक है, तीन रीजंस आते हैं जिसके वजह से इन्हें निग्लेक्ट किया जाता है। ओके, सो इट वाज द शॉर्टर, मिनिमल and necessary explanation for prostaglandin analog. Next category is ulcer protective. कैटेगरी का नाम क्या है? अल्सर प्रोटेक्टिव। कहाँ पे यूज होगे? अगर अल्सर हो चुका है, ओके, the patient has gone into the ulcer condition, into the GIT section, whether it is duodenal ulcer or whether it is your routine ulcer. In that case, ulcer protectives are used. Now here the two agents are there, sucralfate and colloidal bismuth substrate. ठीक है, वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन इज द सुक्रालफेट। सुक्रालफेट इज अ बेसिक एल्यूमिनियम सॉल्ट ऑफ, एल्यूमिनियम सॉल्ट है ये पहला पार्ट। दूसरा पार्ट क्या है? ऑफ सल्फेटेड सुक्रोज।
यानी आपने सुक्रोज लिया, उसका सल्फेशन किया, उस सल्फेटेड सुक्रेज का एल्यूमिनियम सॉल्ट जनरेट किया, सो दैट गिव्स यू सुक्राल्फेट। ये हुआ इसका पहला इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन। सेकंड वन ये याद रखना है यार, सेकंड वन क्या है, इट इज लोकली एक्टिंग एंड लॉन्गर एक्टिंग अल्सर प्रोटेक्टिव। यानी आप अगर ओरली दे रहे हो तो एक लोकल हिस्से पे ये एक्ट करेगा, सिस्टेमिक एजेंट वैसा कुछ नहीं है। एंड लॉन्गर एक्टिंग, ये इंपॉर्टेंट चीज है, लॉन्गर यानी कितना, लगभग 6 घंटे तक, ठीक है। दिस विल बी इट्स ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, यानी उतने देर तक इसका इफेक्ट वहां पे दिखेगा आपको। नाउ इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन नॉर्मल है, ज्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं है। स्टमक में एसिडिक एनवायरनमेंट रहता है। नाउ इन द एसिडिक एनवायरनमेंट ऑफ स्टमक इट रिएक्ट्स विद द HCl। पहली लाइन, रिएक्शन होने के बाद में क्या फॉर्म होगा, कुछ ना कुछ तो फॉर्म होना ही है। इट विल फॉर्म और इट विल अंडरगो, मींस सुक्राल्फेट अंडरगो क्रॉस लिंकिंग और पॉलीमराइजेशन सो एज टू फॉर्म द विस्कस मटेरियल। ओके, एक विस्कस मटेरियल फॉर्म होगा जो सरफेस पे वहां पे डिपॉजिट होगा। नाउ एग्जैक्टली वेयर, अब ये जनरलाइज्ड प्रोसेस है, आप ऐसा टारगेट नहीं कर सकते कि इतना हिस्से में अल्सर है वहीं पे ये डिपॉजिट होगा, तो ऐसा नहीं है, एक जनरलाइज कोटिंग हो जाती है। नाउ विस्कस मटेरियल जनरेट होगा जो सरफेस को कवर करेगा। अभी उसमें से भी कौन सा सरफेस स्पेशली हमारे लिए इंपॉर्टेंट जो है वो है अल्सर, यानी हम आपको ओरल अल्सर्स पता है, वैसे ही स्टमक के कुछ हिस्सों में अल्सर जनरेट होता है, ठीक है, उस अल्सर को ये कवर करेगा। ये स्टेप। थर्ड स्टेप, अभी ऑलरेडी अल्सर पे एक कवरिंग किस चीज की आ गई है, दैट इज द सुक्राल्फेट। उसके बाद में जो अल्सर का जो एक डैमेज सरफेस है वहां पे भी कुछ प्रोटीन्स रहते हैं, ठीक है, डैमेज प्रोटीन्स, अगेन दोज आर वो प्रेसिपिटेट होते हैं, ठीक है, दोज आर गेट प्रेसिपिटेटेड एंड वो एक मर्ज हो जाते हैं इस विस्कस मटेरियल के साथ में। यानी पहला लेयर स्टेप 2 में फॉर्म हुआ और उसको ऐड होने के लिए अल्सरेटेड सरफेस से कुछ सरफेस प्रोटीन आते हैं, यानी और एक अनदर लेवल, ठीक है। सो इन दिस वे सुक्राल्फेट एक्ट एज अ अल्सर प्रोटेक्टिव। अभी यूजेस, द फर्स्ट एंड द इंपॉर्टेंट यूज इज हीलिंग ऑफ अल्सर, ठीक है, एज अ अल्सर प्रोटेक्टिव एंड देन एज अ हीलिंग ऑफ अल्सर, ठीक है। देन अदर यूजेस स्टोमेटाइटिस, गैस्ट्राइटिस एंड प्रोफाइलैक्सिस ऑफ स्ट्रेस अल्सर। अभी मैं यहाँ पे मेरे तरफ से कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहूँगा। अल्सर्स, ओरल अल्सर्स आपको पता है हीट के वजह से होता है, मीन्स जब आप ज़्यादा देर तक रात को सोते नहीं हो, ठीक है, मीन्स लेट हो जाए उस वक्त। तो वैसे ही जब आपको साइकोलॉजिकल स्ट्रेस बढ़ जाता है, ठीक है, हमें पता है वेगल इन्फ्लुएंस रहता है, हमने यहाँ पे लिखा था, थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन रहता है ACH का। जब आप ज्यादा सोचते हो, ज्यादा स्ट्रेस क्रिएट करते हो, तो ऑटोमेटिकली जो बेसल लेवल रहता है एसिड सीक्रेशन का वो इलेवेट होता है, और बिकॉज ऑफ दिस इलेवेशन व्हाट हैपेंस, लाइक अल्सर क्रिएटेड, दैट रेफर्स टू द स्ट्रेस अल्सर्स। अभी अल्सर ऐसा नहीं है कि एक बार होके गया तो बाद में होगा ही नहीं। अगर GIT में अल्सर है तो रूटीनली आ सकता है, आप जितना खुद को तकलीफ दोगे, देयर आर n नंबर ऑफ कंडीशंस व्हिच कॉजेस अल्सर, हमने अल्सर के सेक्शन में देखा, ठीक है। सो टू प्रिवेंट दैट, प्रोफाइलैक्टिक पर्पस के लिए सुक्राल्फेट लिया जाता है। नाउ आपको क्या स्टडी करना है, आपको और एक चीज देखनी है, इसका डोज कितना है, मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया है और मैं जानबूझ के बताऊंगा भी नहीं, ठीक है। द डोज ऑफ अल्सर यू हैव टू क्रॉस चेक, ओके। अल्सर का डोज हुआ या फिर CBS का डोज हुआ या फिर परगेटिव्स, लैक्सेटिव्स, इनका डोज आपको देखना है, और वो कौन से कैटेगरी में आते हैं मेडिसिन के वो भी आप देख सकते हो। दिस वाज अबाउट द सुक्राल्फेट। द नेक्स्ट एजेंट इज कोलाइडल बिस्मथ सब्सिट्रेट। इट इज अ वाटर सॉल्युबल बट प्रेसिपिटेट एट pH बिलो 5। जब pH 5 के बिलो यानी 4, 3, 2, 1.5 इसके अराउंड रहेगा, उस वक्त कोलाइडल बिस्मथ सब्सिट्रेट प्रेसिपिटेट होता है, ठीक है। अभी इसके बाद में डायरेक्टली इंफॉर्मेशन जंप होती है इसके हीलिंग मैकेनिज्म पर। पहले क्या बताया मैंने, इसका प्रेसिपिटेशन हो रहा है। इन द प्रेसिपिटेटेड फॉर्म इट शोज फॉलोइंग इफेक्ट, promotes prostaglandin secretion, bicarbonate ion secretion and mucus secretion। अभी ये चीजें कैसे प्रोटेक्ट करती है आपको पता है। द नेक्स्ट वन इज, अगर अल्सर का कॉज है हेलिकोबैक्टर
पाइलोराई, उस केस में जो माइक्रोबियल कॉलोनी है या बैक्टीरिया है जो सरफेस से अटैच है उन्हें रिमूव करने में ये मदद करता है. ओके, देन इट प्रेसिपिटेट द म्यूकोप्रोटीन्स जो यहाँ पे था. ओके, प्रेसिपिटेट द म्यूकोप्रोटीन्स एंड क्रिएट्स द लेयर अराउंड द अल्सर बेस. ठीक है, थर्ड थिंग सिमिलर है और अगेन अल्सर हीलिंग प्रोमोट करता है. In this way, it acts as a ulcer protective. Its uses in case of ulcer तो आएगा ही, gastritis, नॉन अल्सर डिस्पेप्सिया. ठीक है, दो इंपॉर्टेंट यूज याद रखने हैं. डिसएडवांटेज, ब्लैकनिंग ऑफ टंग, ब्लैकनिंग ऑफ डेंचर्स एंड ब्लैकनिंग ऑफ स्टूल. इसके वजह से इसकी पेशेंट एक्सेप्टेबिलिटी पुअर है. मैं इसे थोड़ा सा बताना चाहूँगा. ब्लैकनिंग ऑफ टंग आप समझ सकते हो. ठीक है, काली जबान होना या फिर जबान ऑलरेडी खाली रहना. देन सेकंड थिंग इज ब्लैकनिंग ऑफ डेंचर्स. डेंचर इन द जो आर्टिफिशियल टीथ रहते हैं ओल्ड पेशेंट के केस में, मैं फोटो यहाँ पे दिखा के भी कुछ फायदा नहीं है क्योंकि वो ऐसे निकल के जो आते हैं वो वाले. ठीक है, तो ब्लैकनिंग होता है. दैट इज ड्यू टू द दिस केमिस्ट्री, उसका केमिस्ट्री वाला जो हिस्सा है रिएक्टिविटी का वो पार्ट आएगा. तो दोज आर डिसएडवांटेजेस. सो ये हुआ colloidal bismuth substrate and sucralfate. Okay, in this way we have covered the medicine.